हेलो एवरीवन, नाउ इट इज अवर सेकंड लेक्चर। ये हमारा सेकंड लेक्चर है अध्याय 3 का स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव। लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या क्या लर्न किया था? बेस कंसेप्ट लर्न किया था विद्युत विभवांतर का। विभवांतर कंसेप्ट लर्न किया था आपने स्थिति ऊर्जा के पदों में। फिर इसको हमने कार्य से भी जोड़ा था, ठीक है। इसी तरीके से आपने विभव को पढ़ा था, पहले स्थिर ऊर्जा के पदों में पढ़ा था, फिर आपने इसको कार्य के रूप में देखा था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे था कि नेगेटिव साइन शो हो रहा था W के साथ, ऋणात्मक चिन्ह आ रहा था, ठीक है। वो ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा था? अगर कार्य संरक्षी क्षेत्र द्वारा किया गया हो तब तो W ऋणात्मक होगा, ठीक है। संरक्षी ने किया हो मतलब वैद्युत ने किया हो या वृत्तीय क्षेत्र, दोनों कैसे संरक्षी क्षेत्र हैं, इन्होंने किया हो तो ऋणात्मक आता है। और वाह्य कारक के द्वारा अगर कार्य किया गया है तब वो प्लस W आता है। कब आता है वो? वाह्य कारक ने कार्य किया हो तो प्लस W आता है। ये तो कंसेप्ट लर्न किया था। फिर आपने एक संबंध देखा था विभव किससे? वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत विभव का एक सूत्र उत्पन्न किया था, P इक्वल टू माइनस का E डॉट dl, लिमिट लगाई थी इनफिनिट टू R, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र दिखाया था आपको, उससे रिलेशन निकाला था, आवेश विस्थापित हुआ था dl से, ऐसे कुछ रिलेशन आगे लेकर के गए थे, आपको याद होगा थोड़ा सा। फिर बिंदु आवेश से हमने विभव निकाला था, बिंदु आवेश के लिए सूत्र आया था KQ बाई R। ये हमने एक रिलेशंस प्रीवियस लेक्चर में लर्न किए हुए हैं, ठीक है, विद्युत विभव बिंदु आवेश से। अब हम कुछ पहले न्यूमेरिकल इससे रिगार्डिंग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया हुआ पिछले लेक्चर में कि अगर कोई धन आवेश है जैसे प्लस Q, कैसा ये धन आवेश है, तो ये हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। अपने आप अगर जा रहा है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। प्लस Q आवेश है मतलब धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न आवेश की ओर, निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। ये प्लस Q आवेश ऐसे चला जाएगा अपने आप, ठीक है। अगर आवेश ऋणात्मक है तो वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। दो चीज ध्यान रखेंगे आप। अगर कोई धनावेश है तो वह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, और अगर कोई ऋणावेश है तो वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। अब देखो क्वेश्चंस को, अगर हमें कहीं कार्य निकलवाया जाए, ठीक है, तो देखो वो सूत्र हमारे पास क्या है, विभवांतर का VBA इक्वल टू W बाई Q0। अगर कार्य पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? Q0 इंटू VBA। दो बिंदु होंगे अगर अनंत नहीं दिया तो, और अगर अनंत दिया होगा एक बिंदु, रेफरेंस पॉइंट कहाँ हो? अनंत पर, तो इसको उपयोग में ले लेंगे आप Q0 इंटू V, ठीक है, अनंत से लाया गया होगा तो। क्वेश्चन देखें, मान लो यहां 10 वोल्ट है बिंदु A पर विभव और बिंदु B पर है 20 वोल्ट। 10 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक विस्थापित करने में
किया गया कार्य ज्ञात करो। तो कार्य क्या होगा, सूत्र रहेगा आपके पास W इक्वल टू Q0, कितना है, कितना आवेश है 10 कूलम, 10 इंटू विभवांतर VBA, VB माइनस VA, ये वाला A से B तक लेके गए ना हम तो यहाँ, तो VB माइनस VA अंतिम क्या है B है, तो कैसे निकालते हैं VF माइनस VA, मतलब अंतिम वो माइनस प्रारंभिक, तो 10 गुणा अंतिम कितना है 20 माइनस 10, तो ये आ गया 10 गुणा यहाँ से कितना हो गया 10, तो 100। ठीक है, धनात्मक आ गया, मतलब हमने किया है। अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में आप ऋण आवेश लेकर के जा रहे होते -10 कूलम, कहां पर ए से बी पर, तो मैंने क्या बताया आपको कि ऋण आवेश जो है निम्न से उच्च की खुद चला जाएगा, आपको नहीं ले जाना। तो ये भी क्या है, निम्न 10 वोल्ट कम है 20 वोल्ट ज्यादा है, तो ये तो निम्न होगा, ये उच्च अपने आप चला जाएगा। कार्य यहाँ ऋणात्मक आना चाहिए, हमें नहीं करना पड़ेगा, खुद हो जाएगा। देखो नहीं तो यहाँ पे W बराबर इसी से -10 हो गया, वही आपका 20 माइनस 10, तो यहाँ से -10 और ये 10 आया, तो ये -20 जूल आ गया। ये ऋणात्मक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने कार्य नहीं किया है, ये तो संरक्षित क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य किया गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमसे कोई पूछ लिया जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन हो या कोई और आवेश हो, अल्फा पार्टिकल हो या कोई भी हो, बिंदु एक ए से बी तक या किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थापित किया जाता है, तो उसको स्थापित करने में कार्य की गणना कीजिए। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर लेंगे। एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखें आप, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, एक दूसरे के समानांतर है, थोड़ा सा ये अलग हो गई है, मान लो आप कर सकते ना, कंसीडर नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं ना। ये समानांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इस तरीके से एक लाइन ऐसे प्लॉट है, यहाँ बिंदु बना दिया गया, एक ए है, यहाँ बी बना दिया गया और ये सी बना दिया गया, और यहाँ कहीं एक डी पॉइंट है। आपसे कहा जाता है कि यहाँ सबसे ज्यादा विभव कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है, विभव के बारे में हमें यहाँ इंफॉर्मेशन देनी है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि धन आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश के पथ को निरूपित करती हैं। ठीक है, तो विभव ये ऐसे जा रही है, तो उच्च विभव कहाँ होगा, यहाँ पे, निम्न विभव कहाँ होगा, इस साइड में। तो सबसे ज्यादा विभव कहाँ पर है, बिंदु ए पर, और ये दोनों बिंदु तो एक ही जगह, एक ही उस पर है, तो बी और सी पर क्या होगा, बराबर, एक ही जगह में बराबर दूरी है, तो बी और सी पर बराबर होगा, और ये डी पर सबसे कम होगा। समझ में आया सबको? तो इस तरीके से हम जो क्वेश्चंस हैं उनको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर बिंदु आवेश से दिया हुआ हो, कहीं पर पूछा हो इस दूरी पर याद कीजिए, जैसे कि 10 कूलम आवेश है और उससे 10 मीटर दूरी पर हमसे पूछा गया है कि यहाँ विभव ज्ञात कीजिए, सूत्र को लगाओ सीधा, के की वैल्यू निर्वात की 9 गुणा 10⁹9, 9 गुणा 10⁹9, क्यू की वैल्यू भी 10 है और दूर भी क्या है 10 है, ये खत्म हो गया, इतना आ गया 9 गुणा 10⁹9 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। अब हम ज्ञात करेंगे विद्युत द्विध्रुव से वैद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव से वैद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे। आप सब ये बताओ, आपको विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ज्ञात है? जानते हैं आप विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? आप दो परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत, दो परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत आवेश का एक ऐसा निकाय जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। लेसन फर्स्ट में मैंने आपको सिखाया था। विद्युत द्विध्रुव से विभव, विद्युत द्विध्रुव से विभव,
विद्युत द्विध्रुव से विभव ज्ञात करेंगे। मान लो कि ये कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसमें प्लस क्यू आवेश की रहा और ये माइनस क्यू आवेश है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इसके मध्य बिंदु ओ से, ये मध्य बिंदु ओ ले लीजिए, इससे यहां कहीं कोई बिंदु पी है, इस पर हमें विभव ज्ञात करना है। ये दूरी R1 एक आवेश से जस्ट मान ली है हमने। आप सीधी खींच लेना, इसकी वजह से थोड़ा सा अभी टेढ़ी हो रही है भाई। चलो यहाँ कर लेते हैं इसको। ये R2 और ये R1, ये दूरी यहां से R2 है यहां तक की, और ये दूरी हमारी क्या है यहां तक की। ये जो दूरी है इस पॉइंट तक की, ये क्या है R1 है। अब ये दूरी हमारी हमने ले ली, ये 2a है। तो देखो ये मध्य से लिया है बेसिकली हमने। कहां से लिया है? बीच से। थोड़ा सा दूर हो गया, यहां से कर देते हैं। ये बिंदु है O और ये दूरी है यहां से यहां तक की R। ठीक है, तो ये आधी दूरी कितनी होगी A, क्योंकि ये 2a दूरी होती है, और ये भी कितनी होगी A होगी। ठीक है, R1 और R2 की वैल्यू को हम R के रूप में ज्ञात करेंगे यहाँ। ठीक है, वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा अभी। तो थ्योरी क्या है यहाँ? थ्योरी कहती है चित्रानुसार विद्युत ध्रुव AB जिसमें दो बिंदु आवेश लिखेंगे, दो बिंदु आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू एक दूसरे से कितनी दूरी पर? 2a दूरी पर है, 2a दूरी पर है। कहां स्थित है? निर्वात में स्थित है। इससे हमें बिंदु O से, या निरक्षी स्थिति कह सकते हो, ये निरक्षी मिड पॉइंट है, हमें R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पे क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सर जानते तो बहुत कुछ है लेकिन भूल गए। हम जानते हैं बिंदु आवेश से विभव क्या होता है? V बराबर KQ बाई R होता है। वो वहां दूरी होती है, ये वाली दूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आवेश ही नहीं है। ठीक है, तो प्लस Q आवेश से माना बिंदु P पर विभव V1 है। तो V1 क्या होगा? V1 बराबर KQ, दूरी कितनी है वहां? R1। एक समीकरण तो ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार
माइनस क्यू आवेश से P पर विभव कितना मान लिया V2, तो V2 क्या होगा माइनस के क्यू बाई R2, क्योंकि यहाँ दूरी कितनी है, ये दूरी R2 है। तो बिंदु P पर कुल विभव क्या होगा, दोनों का योग कर देंगे। यहाँ बिंदु P पर कुल विभव V बराबर होगा V1 प्लस V2 के, मान रख देंगे दोनों के। V1 तो प्लस के क्यू बाई R1 है, V2 क्या है माइनस के क्यू बाई R2। के क्यू कॉमन ले सकते हो आप यहां से, के क्यू अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा V इक्वल टू के क्यू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। ये आ गया V इक्वल टू के क्यू, लघुत्तम ले लेंगे तो R2 माइनस R1 ओवर R1 R2 हो गया। क्लियर है ना। देखो यहाँ पे पहले तो प्लस क्यू चार्ज से निकाल लिया, ये प्लस क्यू आवेश से निकाल लिया, माइनस क्यू आवेश से V2 निकाल लिया, ऋण साइन आ गया यहाँ पे, कुल निकाल लिया तो दोनों का योग हो जाएगा V1 प्लस V2 मान रखे, तो ये रिजल्ट आ गया आपका। इसको समीकरण डाल देते हैं, कोई समीकरण ए या कुछ भी डाल सकते हो। अब आपको वैल्यू चाहिए R1 और R2 की, ठीक है। तो देखो चित्र की ज्यामिति से ये R1 है, ठीक है, AP। हम क्या करेंगे, AP के बराबर त्रिज्या का चाप लेकर OP को काटा तथा बिंदु A से OP पर एक लंब खींचा। क्या खींचा, OP पर एक लंब खींचा, ठीक है। यहां से हमने एक चाप लिया, इतनी लंबाई का चाप लेकर के OP को काटा और हमने यहाँ इस बिंदु पर, मान लो C है, इस पर एक लंब खींचा। ठीक इसी प्रकार इसको OP को आगे बढ़ाया तथा PB के बराबर चाप लेकर पुनः इसको पर चाप काटा और इस पर लंब खींचा, यहां से लंब डाला हमने, ये बिंदु मान लिया D है। अब देखिए R1 क्या है, AP के बराबर, ये समझ में आ रहा है सबको। आप ध्यान से देखो, R1 है, ये AP के बराबर है और मैंने ये इतनी लंबाई का चाप लिया था जो यहां काट रहा था, तो मतलब क्या है कि AP और PC बराबर हो गए। ये किसके बराबर हो गया, PC के, ये वाली दूरी। और इस PC को अगर मुझे निकालना हो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, OP में से इसको घटा दूं, OP माइनस OC क्या होगा, PC के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया, OP माइनस OC। दोबारा ध्यान दो, इतनी लंबाई का चाप काटना था तो ये वाली PC और AP बराबर हो गई पहली चीज। तो अब PC किसके बराबर होगी, OP में से OC घटा, क्योंकि मुझे ये भी पता है आर की टर्म्स में भाई, इसलिए कर रहा हूं ऐसा यहाँ पे, ठीक है। अब आप OC कैसे निकालोगे, यहां देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज OCA से cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार OC बटे कर्ण, ये A है, तो OC का मान क्या आ गया, A cos थीटा। तो R1 क्या आ गया, OP की वैल्यू क्या है, चलो OP माइनस OC क्या है, A cos थीटा, R1 माइनस OP है RA cos थीटा। एक तो ये आ गई R1 की वैल्यू, ठीक है। अब R2 चाहिए हमें। ये चाप कितना लंबा है, PD के बराबर, ये वाला चाप BP हमने यहां कटवा रहा है, तो R2 बराबर क्या है, BP या PD बराबर क्या हो गया, इतना लंबा मतलब OP प्लस OD, OP प्लस OD। अब OD चाहिए तो समकोण त्रिभुज यहां आ जाओगे आप, इसमें समकोण त्रिभुज ये वाला ODB से cos थीटा बराबर आधार
ओडी बटे कर्ण क्या है ए, ये रहा ओपी, तो यहां से ओडी आ गया ए कॉस थीटा। तो R2 क्या हो गया भाई, R2 बराबर पी बी, ये रहा सॉरी ये रहा ओपी, ओ पी कितना है आर प्लस ओडी, ओडी का क्या है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। कहीं में आया क्या? तो मैंने चित्र की ज्यामिति से आपको R1 और R2 इन टर्म्स ऑफ R और A की टर्म्स में निकाल के सिखाया। अगर किसी बच्चे को निकालने में दिक्कत हो तो वो डायरेक्टली भी यूज कर सकता है। ऐसा लिख के चित्र की ज्यामिति से R1 छोटा है तो R माइनस ए कॉस थीटा, R2 बड़ा है तो R प्लस ए कॉस ऑफ थीटा, डायरेक्टली भी यूज कर सकता है। अब R1 और R2 के मान समीकरण ए में रखने पर तो क्या होगा V बराबर के क्यू R प्लस ए कॉस थीटा, सॉरी R1 रखेंगे R2 ठीक है, माइनस R1, माइनस लगाया R1 क्या है ये रहा, तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस R प्लस ए कॉस थीटा अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा, क्योंकि R1 है ये R2 R प्लस ए कॉस ऑफ थीटा। देखो ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का, ये तो कट गई। तो अब हमारे पास क्या बचा, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, 2 ए कॉस थीटा हो गया। तो V क्या हो गया के क्यू इंटू 2a कॉस ऑफ थीटा, ऊपर बच गया। नीचे देखो ये a माइनस बी और ये प्लस बी हो गया क्या, अरे यहाँ माइनस चिन्ह यहाँ प्लस है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है यहाँ 2a क्यू, P बराबर क्या होता है 2a क्यू विद्युत ध्रुवांगुण, तो V क्या हो गया के पी कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो साधारण रूप है इसका। यदि R बहुत बड़ा हो A में तो ये छूट जाएगा पद, ठीक है ना, जानते हो ये सब। तो V बराबर के पी कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा व्यंजक, ठीक है। अब यहां दो कंडीशंस बन सकती हैं। नंबर 1, यदि थीटा 90 अंश हो तो cos 90 क्या होगा 0। थीटा 90 का मतलब समझ में आ रहा है क्या आपको, ये है थीटा, यहाँ पॉइंट को डाल रखा है मैंने यहाँ, ये है थीटा, भी क्या होगा थीटा। तो ये थीटा 90 मतलब ये ध्रुव हो गया और इस तरीके से पॉइंट होगा, इस तरीके से यहाँ पॉइंट होगा P। तो cos 90 यहां रखोगे तो cos 90 0, तो V की वैल्यू क्या हो गई 0। ये निरक्षीय स्थिति है क्या, निरक्षीय स्थिति में वो क्या आ गया 0। क्यों देखते हो ना लंबवत मध्य बिंदु भी है लंबवत है, तो ये निरक्षीय स्थिति में विभव क्या आ गया विद्युत से 0। सेकेंड कंडीशन, अगर थीटा यहां क्या हो 0 हो, cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, ये 0 हो मतलब थीटा 0 हो गया ये वाला यहां से, तो थीटा ये यहां पहुंच जाएगा कोई पॉइंट भी, ठीक है। तो V कहां है, ये अक्षीय स्थिति में है और cos 0 1 होता है तो के पी अपॉन आर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र याद है क्या आपको, अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र होता था 2kp अपॉन आर क्यू, निरक्षी में क्या होता था kp अपॉन आर क्यू, ठीक आधा होता था। तो ये हमने व्यंजक याद किया किसका, वैद्युत विभव का, किसके द्वारा विद्युत ध्रुव से। ध्यान दें, ये तो मैंने थ्योरी लिखी इसकी, कोई चित्रानुसार माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी जिसमें दो आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे 2a दूरी पर स्थित है, निर्वात में स्थित है। इससे हमें बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं बिंदु आवेश से वो v और r क्या होगा k q बाई r, तो प्लस क्यू आवेश से हो जाएगा r1 और माइनस क्यू आवेश से क्या हो जाएगा r2। बिंदु P पर कुल विभव ये निकाल लिया हमने,
तो चित्र की ज्यामिति से, ये चित्र की ज्यामिति हमने बनाई है, यहाँ आप नोट करोगे क्या चीज नोट करोगे। यहाँ पे मैंने जो बताई थी 2-3 चीजें, एपी के बराबर चाप लेकर ओपी को काटा तथा बिंदु सी पर ए से लंब खींचा। इस प्रकार ये आ जाएगी थ्योरी R1 की। फिर ऐसे ही पीपी के बराबर चाप लेकर ओपी को आगे बढ़ाया तथा बिंदु डी पर काटा और बिंदु बी से डी पर एक लंब खींचा। इस प्रकार ये R2 आ जाएगा, ये R2 की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें R1 और R2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अगर R बहुत बड़ा है तो ये रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद दो कंडीशंस थीटा के बेस पर, एक निरक्षीय निकाल दिया और एक अक्षीय। ध्यान रखना, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि निरक्षीय स्थिति में, या ऐसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसी स्थिति बताइए जहां विभव का मान तो शून्य हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य न हो। तो ये हमारा वैद्युत ध्रुव है। वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य नहीं होता। एक और क्वेश्चन आता है इसका उल्टा, यहाँ पे विभव 0 है, ठीक है, और तीव्रता शून्य नहीं है। दूसरा क्या, एक ऐसा बिंदु बताइए जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो शून्य हो लेकिन विभव का मान शून्य नहीं हो। तो चालक गोले से, समरूप आवेश से चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है और वहां विभव का मान शून्य नहीं होगा। ये आप आगे देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को। क्या समझ में आ गया आपको? ये क्या है, विभव का व्यंजक किससे, विद्युत द्विध्रुव से। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हम याद करेंगे आवेशों के निकाय से विद्युत विभव। आवेशों के निकाय से विद्युत विभव। आवेशों के निकाय से विद्युत विभव, ठीक है। मान लो ये कोई आवेशों का निकाय है जिसमें आवेश है Q1, Q2, ये Q3, यहाँ कोई Qn है, बिंदु O है जिस पर हम विभव ज्ञात करना चाहते हैं। इसका स्थिर सदिश मान लो R1 है, इसका स्थिर सदिश R2 है, इसका स्थिर सदिश R3 है और इसका स्थिर सदिश है Rn। बिंदु पर हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, विभव। थ्योरी तो क्या है, सिंपली थ्योरी है कि चित्रानुसार निर्वात में एक आवेशों का निकाय स्थित है जिसमें Q1, Q2, Q3, Qn आवेश है और इनसे हमें बिंदु O पर विभव ज्ञात करना है। Q1, Q2, Q3, Qn आवेशों के स्थिर सदिश R1, R2, R3, Rn है। थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, याद हो गई आपको। निर्वात में आवेश का निकाय स्थित है जिसमें आवेश ये स्थित है और इनके सदिश ये है, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हो, बहुत कुछ, लेकिन अब तो सर हम सब भूल गए। कोरोना जो चल रहा है ना, घर पर पढ़ना लिखना होता नहीं है, ऐसा ही है ना। पढ़िए आपको वही फील आएगा क्लास में जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़िए, टू द पॉइंट सारी चीज समझ में आएंगी। बस जो भी आपका नॉइस हो रहा है घर पे आप उससे थोड़ा सा अलग रहें। मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, भैया क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस दुनिया से थोड़ा सा अलग हो जाइए, सेपरेट रहो। आपको रिजल्ट देना, बोर्ड क्लासेस में बोर्ड एग्जाम्स होंगे आपके, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा माइंडली प्रिपेयर करो, कंट्रोल में करके थोड़ा वर्क कीजिए आप, ठीक है। आपको 110% समझ में आएगा। हम जानते हैं बिंदु आवेश से विभव V क्या होगा, क्या होता है, KQ/R। तो Q1 आवेश से माना O पर विभव क्या है, V1। तो V1 क्या होगा, KQ1/R1।
इसी प्रकार Q2 आवेश से ऊपर विभव माना क्या है V2, तो V2 क्या होगा कि Q2 बाई R2। इसी प्रकार Q3 से मान लिया क्या है V3 मान लिया, तो V3 क्या होगा K Q3 बाई R3। इसी प्रकार Qn आवेश से ऊपर विभव Vn, तो Vn क्या होगा K Qn डिवाइड बाई Rn। तो आवेशों के निकाय से बिंदु पर कुल विभव, तो आवेशों के निकाय से ऊपर कुल विभव की बात की जाए तो V क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन अप टू Vn। सबके मान रख दें, यहां हम मान रखेंगे यहां पे, तो क्या मिलेगा हमें, तो V बराबर V1 क्या है K Q1 बाई R1, V2 क्या है K Q2 बाई R2, V3 क्या है सॉरी K Q3 बाई R3, वो क्या है K Qn बाई Rn। इसको ऐसे लिख सकते हैं, K कॉमन ले सकते हो Q1 बाई R1, Q2 बाई R2, Q3 बाई R3 डॉट डॉट Qn बाई Rn, ऐसे लिख सकते हैं। समेशन फॉर्मेट में आप इसको ऐसे लिख सकते हो K I इक्वल टू 1 to N QI बाई RI, क्योंकि एक एक वैल्यू को पुट करोगे यही रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो वह कोई दिक्कत होना हो, बहुत इजी है। कोई आवेशों का निकाय है जिसमें ये आवेश है Q1 Q2 Q3 Qn आवेश थे जो कि निर्वात में स्थित है। इन आवेशों के स्थिर सदिश क्रमशः R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है। हमें बिंदु O पर इनसे कुल विभव ज्ञात करना है। हम जानते हैं बिंदु आवेश से विभव होता है V K Q बाई R। तो Q1 से V1 मान लिया, Q2 से V2 मान लिया, Q3 से V3 मान लिया, इस तरीके से यहाँ पे निकाल के ले आए। कुल विभव क्या हुआ, इन सबको जोड़ दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया जो कि V है K समेशन I इक्वल टू 1 to N QI डिवाइड बाई RI। समझ में आ गया आपको? दो हमने टॉपिक को अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं समविभव पृष्ठ। नाम समविभव पृष्ठ, तो नाम से ही स्पेसिफाइड है। वैसे तो ये समविभव मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, वह पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, या तो कभी वो डेफिनेशन पूछ लेता है या समविभव पृष्ठ का चित्र बनवा लेता है, और 2-3 पॉइंट और है जो मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनेंगे आप। इसका लॉजिकल क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। इससे क्या पूछता है कि वह बिंदु बताओ जहां विभव का मान तो 0 होता है और वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मान 0 नहीं होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति है वो, जहां विभव का मान तो क्या हो जाता है 0, लेकिन तीव्रता वहां पर कितनी होती है निरक्षीय स्थिति में, Kp/R3। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ क्या है, परिभाषा, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ
कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। तो देखो एक बना के बता रहा हूं मैं आपको। ये मान लो एक केंद्र है O, इस पर एक Q आवेश स्थित है। अब ये बताओ मुझे, मैं ये बिंदु बना रहा हूं यहां पे ऐसे A B C D। बिंदु O से A B C D की दूरियां बराबर होंगी त्रिज्या के बराबर। OA बराबर OB बराबर OC बराबर होगा OD के, और वो क्या होगी? त्रिज्या। आवेश सबका बराबर है या? ये भी R सॉरी बी बिंदु C और ये D। तो अगर मैं यहां A पर विभव निकालूं तो क्या होगा? वो KQ/R होगा। B पर निकालूं तब भी क्या होगा? वो KQ/R होगा। C पर निकालूं तब भी वो क्या होगा? KQ/R होगा। और D पर अगर निकालूंगा तब भी वो क्या होगा? KQ/R ही होगा। तो ये एक क्या है? समविभव पृष्ठ है, मतलब ये। ठीक है। तो अगर आपसे कोई समविभव पृष्ठ बनवाया जाएगा तो आप इसी तरीके से बना देंगे। एक ये सर्कल बना दिया, एक ये हो गया, और बना दिया। ये सब के सब क्या है? यहाँ आवेश बना देना आप जरूरी है। कंपास से खींचेंगे, ये दूरी बराबर होनी चाहिए सबके बीच में गैप। ठीक है। ये समविभव पृष्ठ है। ये प्लस क्यू आवेश बनाए तो इनसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे होंगी। ये तो समझ में आ गया, ये डायग्राम हो गया। इस फर्स्ट पॉइंट इसका समझ में आ गया आप सबको कि विभव का मान क्या होता है? समान होता है। मतलब VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करें तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं VAB बात करूं तो क्या होगा? विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य, मतलब VB माइनस VA होगा। इसका मान VB क्या है? KQ/R है। VA क्या है? वो भी KQ/R। तो कटिंग क्या आ गया? ये 0। दो बिंदु, कोई और बिंदु ले लो। चलो A और B दिए थे अभी तो मैंने, और भी ले सकते हो आप। AD ले लो, VAB लोगे तब भी तो वही रिजल्ट आएगा। VD माइनस VA दैट इज KQ/R माइनस KQ/R। क्या हो गया? ये 0। मतलब समविभव पृष्ठ, ये सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर सदैव शून्य होता है। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर हमेशा शून्य होता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। दो पॉइंट्स क्लियर हुए। तीसरा पॉइंट, थर्ड, अगर हमें कार्य निकलवाया जाए यहां पे तो कार्य का सूत्र क्या था? सॉरी विभव का तो ये था। VAB अगर बात करते W/Q0, कार्य होता तो ये हो जाता, सॉरी Q0 इंटू VAB, इस तरीके से। तो ये तो पता लग चुका ना कि आपको यहाँ VAB क्या है? 0। कोई भी बिंदु हो, यहाँ VAB जरूरी नहीं है, VBC VAD VBC कुछ भी होता तो विभवांतर तो शून्य होने वाला था। तो कार्य क्या हो गया? 0। मतलब क्या है? अर्थात ये अर्थ है इसका कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य सदैव क्या होता है? 0। किया गया कार्य क्या होता है? सदैव 0। 3 पॉइंट याद हुए आपको। एक चौथा पॉइंट अच्छा सा देखिए आप, इसी से लिंक करेंगे हम उसको। W क्या होता है? F.S। ठीक है, डॉट हटा देंगे तो S cos ऑफ थीटा, या अगर DL है तो L जो भी लिखते हो आप cos थीटा आ जाएगा। यहां बल क्या होगा? QE होगा। ठीक है, L cos थीटा। लेकिन आप देख रहे थे कि कार्य तो 0 है। कार्य क्या है? 0। तो कार्य 0 कब हो सकता है? कार्य 0 एक ही केस में हो सकता है। देखो विभव तो शून्य नहीं होगा, समविभव पृष्ठ में विभव तो उपस्थित होगा, तो E 0 नहीं हो सकता। आवेश तो 0, आवेश को विस्थापित कर दो वो भी 0 नहीं हो सकता। तो कब 0 हो सकता है? कि थीटा क्या हो? 90 डिग्री हो।
मतलब जो समविभव पृष्ठ है वो उसके मध्य तथा वैद्युत क्षेत्र के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ध्यान देखो यहां दिखाई दे रहा है सबको। वैद्युत क्षेत्र तथा समविभव पृष्ठ के मध्य बना कोण सदैव 90 अंश होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सदैव समविभव पृष्ठ के कैसे होती हैं, लंबवत। ध्यान रखेंगे पॉइंट्स को। समविभव पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं। तो समझ में आई ये सारी चीजें आपको। समविभव पृष्ठ के बारे में नॉलेज मिली आपको। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। ठीक है, ये मैंने दिखाया हुआ है। सेकंड पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा वो सदैव क्या आएगा, शून्य। क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है इसलिए विभवांतर क्या हो जाएगा, 0। थर्ड पॉइंट डिस्कस किया कि कार्य मतलब समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य सदैव क्या होगा, शून्य होगा। इस कार्य से एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि कार्य ये होता है एफ डॉट एल डॉट हटाएंगे तो एफ एल कॉस ऑफ थीटा या बीएस लिखते जो भी लिखते हैं। तो इससे ये सिग्निफाई हो रहा है कि भाई समविभव पृष्ठ है तो विभव 0 नहीं हो सकता। आवेश को विस्थापित कर रहे हो इसका मान भी 0 नहीं हो सकता। तो किस पर निर्भरता है, ये विस्थापन है, विस्थापन तो करोगे ही आप। किस पर निर्भरता है उसकी, थीटा पर। मतलब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत। थीटा यहाँ क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा समविभव पृष्ठ के मध्य जो कोण बना होता है उसका मान क्या होता है, 90 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अभिलंबवत। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या लर्न किया है। आज मैंने कुछ थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन स्टार्टिंग बताए, कॉन्सेप्ट से जोड़ करके बताया कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको विभव को यूटिलाइज करने वाले हैं। पीछे वाला थोड़ा सा रिवाइज कराया। उसके बाद हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था आपसे वैद्युत द्विध्रुव से विभव, वैद्युत द्विध्रुव से विभव ज्ञात करना। केपी कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर जनरल एक्सप्रेशन निकल के आया था। उसमें दो स्थितियां बनाई, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति बनाई। निरक्षी में 0 बता दिया, अक्षी में जो भी वैल्यू आई थी केपी अपॉन आर स्क्वायर निकल के आई। एक बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन बताया कि ये याद रखना है आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए। फिर हमने आवेशों के निकाय से विभव निकाला। साधारण रूप से हमने एक निकाय माना जिसमें आवेश Q1 Q2 Qn तक स्थित थे, जिनकी स्थिति ये थे। एक से विभव निकाला और हमने एक व्यंजक याद कर लिया था वहां पे। फिर हमने लास्ट टॉपिक अभी तीसरा ये डिस्कस किया है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ के बारे में मैंने फुल इंफॉर्मेशन आपको दी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आपसे एक रिलेशन लिखेंगे, याद करेंगे उसमें हम वैद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध। ये पढ़ने के बाद आप पहुंच जाएंगे आवेशित चालक व अचालक गोले से विभव। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। तो एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।